अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। ट्रंप की जानिब से गजा में जंग के खात्मे का 20 निकाती मंसूबा सामने आने के 2 दिन बाद भी ताहाल हमास का बाज़ाब्ता जवाब सामने नहीं आया है। लेकिन इस हवाले से ज़राए से खबरें और हमास के तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर सामने आ रहे हैं। हमास की क़यादत कतर में मौजूद है और ऐसे में यह खबर भी सामने आ रही है कि इन मुज़ाकरात में सालिसी करने वाले ममालिक कतर, मिस्र और तुर्की हमास पर मुआहदा कबूल करने के लिए ज़ोर दे रहे हैं। और इस सिलसिले में इन ममालिक के हुक्काम की हमास के रहनुमाओं से मुतअद्दिद मुलाकातें भी हो चुकी हैं और मज़ीद मुलाकातें भी हो रही हैं। मगर साथ ही यह खबर भी सामने आ रही है कि कतर समेत बाकी अरब और मुस्लिम ममालिक जो इस मंसूबे से मुताल्लिक अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात कर चुके हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, वो इस मंसूबे में इसराइल के कहने पर होने वाली तब्दीलियों से नाखुश हैं, जिसका उन्होंने इजहार भी कर दिया है। इस सारी सूरत हाल में कतर की अपनी सलामती से मुताल्लिक एक अहम पेशरफ सामने आई है और ट्रंप इंतजामिया ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया है, जिसमें गैर मामूली तौर पर अमेरिका ने कतर की सलामती की गारंटी देने का ऐलान कर दिया है, जिसमें कतर पर हमले की सूरत में फौजी कार्रवाई भी शामिल है। और ये यकीन दहानी भी कराई गई है कि कतर पर हमला अमेरिका की सलामती पर हमला समझा जाएगा। वाज़ेह रहे कि यह हुक्मनामा इसराइल की जानिब से कतर में हमास के रहनुमाओं को निशाना बनाने वाले फ़िज़ाई हमले के तकरीबन 3 हफ्ते बाद जारी किया गया है। इस हमले ने कतरी हुक्काम को सख्त मुश्तइल कर दिया था और कतर के लिए अमरीकी सलामती की ज़मानतों की मजबूती पर सवालात उठा दिए थे। ये हुक्मनामा पीर को जारी किया गया, यानी जिस दिन सदर ट्रंप ने गजा में अमन से मुताल्लिक अपने 20 निकात पेश किए थे। और इस दौरान इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू भी उनके साथ खड़े थे, जबकि उसी दिन सदर ट्रंप ने नेतन्याहू और कतरी वज़ीर आज़म के दरमियान एक टेलीफोनिक गुफ्तगू का एहतमाम भी करवाया था, जिसमें कतर के मुताबिक नेतन्याहू ने हमले पर माफ़ी मांगी थी। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में ट्रंप ने लिखा है कि अमेरिका के आइन और कवानीन के तहत सदर की हैसियत से जो इख्तियार मुझे हासिल है और अमेरिका और रियासत कतर के दरमियान कायम देरपा इत्तेहाद के एतराफ़ में ये हुक्म दिया जाता है कि सालों से अमेरिका और रियासत कतर करीबी ताउन, मुश्तरका मफादात और हमारी अफवाज के दरमियान मजबूत ताल्लुक़ की बुनियाद पर एक दूसरे के साथ जुड़े रहे हैं। कतर अमरीकी अफवाज की मेज़बानी करता है, अहम सिक्योरिटी ऑपरेशंस को मुमकिन बनाता है और मशरिक़ वस्ता और बैरून मुल्क अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के हुसूल में एक साबित कदम इत्तेहादी के तौर पर खड़ा रहा है। और साथ ही कतर ने एक सालिस के तौर पर भी अमेरिका के बड़े इलाकाई और आलमी तनाज़ात को हल करने की कोशिशों में मदद की है। इस तनाजुर में और कतर को बैरूनी जहरियत से लाहक मुसलसल ख़तरात के पेश नज़र अमेरिका की पॉलिसी यह है कि रियासत कतर की सलामती और इलाकाई सालमियत को किसी भी बैरूनी हमले के खिलाफ यकीनी बनाया जाए। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में मज़ीद लिखा है कि अमेरिका रियासत कतर की सरजमीन, खुद मुख्तारी या अहम बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले किसी भी हमले को अपनी अमन और सलामती के लिए एक ख़तरा समझेगा और अगर ऐसा कोई हमला होता है तो अमेरिका तमाम कानूनी और मुनासिब इक़दाम करेगा, जिनमें सिफारती, मुआशी और अगर ज़रूरी हुआ तो फ़ौजी इक़दाम भी शामिल होंगे, ताकि अमेरिका और कतर के मफादात का दिफा किया जा सके और अमन व इस्तेहकाम को बहाल किया जा सके। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर यानी वज़ीर दिफा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी वज़ीर ख़ारजा और डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस के साथ ताउन के ज़रिए कतर के साथ मुश्तरका हंगामी मनसूबाबंदी जारी रखेंगे, ताकि कतर के खिलाफ किसी भी बैरूनी जारियत पर तेज़ और मरबूत रद्द अमल यकीनी बनाया जा सके। इस सारी सूरत हाल में गजा के हवाले से अब ट्रंप का 20 निकाती मनसूबा सामने आए 2 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन ताहाल हमास का जवाब सामने नहीं आया। अलबत्ता ज़राए से उनके तहफ़्फ़ुज़ात और इस हवाले से मुजवज़ा तरामीम की खबर ज़रूर सामने आ गई है। फ्रांसीसी खबर एजेंसी AFP की खबर के मुताबिक हमास की क़यादत से करीब एक फ़लस्तीनी ज़रिए ने बताया है कि हमास के अहदेदार अमरीकी सदर ट्रंप के अमन मनसूबे में गैर मुसल्लह होने से मुताल्लिक शिकों में तरमीम चाहते हैं। ज़राए ने मज़ीद बताया कि हमास के मुज़ाकरातकारों ने मंगल को दोहा में तुर्क, मिस्री और कतरी हुक्काम के साथ बातचीत की। उन्होंने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि हमास को जवाब देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन दरकार हैं। ट्रंप का मंसूबा, जिसे इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हिमायत हासिल है, जंग बंदी, हमास की जानिब से 72 घंटों के अंदर यरगमालियों की रिहाई, हमास के गैर मुसल्लह होने और इसराइल के गजा से बतदरीज इनखिला पर मुश्तमिल है। लेकिन फ़लस्तीनी ज़रिए ने कहा कि हमास कुछ शिकों में तरमीम चाहती है, जैसे कि गैर मुसल्लह होने की शिक और हमास और दीगर ग्रोहों के केडर्स के इखराज से मुताल्लिक शिक। हमास के रहनुमा ये भी चाहते हैं
कि गजा पट्टी से इसराइल के मुकम्मल इनखला की बैनुल-अक़वामी ज़मानतें दी जाएं और ये यकीन दहानी कराई जाए कि गजा के अंदर या बाहर कोई टारगेटेड कत्ल नहीं होंगे। ज़राए ने मजीद बताया कि हमास दीगर इलाकाई और अरब फरीकों के साथ भी राब्ते में है, लेकिन उन्होंने इस हवाले से कोई तफसीलात नहीं बताई। रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि मुज़ाकरात से वाकिफ़ एक और ज़रिए ने बताया कि हमास ट्रंप के मंसूबे पर अंदरूनी तौर पर मुनक़सिम है। ज़राए के मुताबिक अब तक हमास के अंदर दो राय पाई जाती हैं। पहली यह है कि बगैर किसी शर्त के इस मंसूबे की मंजूरी दे दी जाए, क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि ट्रंप की तरफ से जंगबंदी की जमानत हो, बशर्ते के सालिस इस बात की जमानत दें कि इसराइल इस मंसूबे पर अमल करेगा, लेकिन दूसरों को अहम शिकों पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो गैर मुसल्लह होने और किसी भी फ़लस्तीनी शहरी को गजा से निकालने को मुस्तरद करते हैं। ज़राए ने मज़ीद बताया कि वो एक मशरूत मुआहदे की हिमायत करते हैं जिसमें वो वजाहतें शामिल हों जो हमास और दीगर ग्रुप्स के मुतालबात को मद्देनज़र रखें, ताकि गजा पट्टी के कब्ज़े को जायज़ ना बनाया जाए और मज़ाहमत को मुजरिमाना करार ना दिया जाए। ज़राए के मुताबिक कुछ गिरोह इस मंसूबे को मुस्तरद करते हैं, लेकिन बातचीत जारी है और जल्द ही चीज़ें ज़्यादा वाज़ेह हो जाएंगी। ऐसे में जहाँ हमास के तहफ़्फ़ुज़ात की खबरें सामने आ रही हैं, वहीं ये खबर भी सामने आ रही है कि कतर, तुर्की और मिस्र हमास पर इस मुआहदे को कबूल करने के लिए जोर डाल रहे हैं। इस हवाले से अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक मुज़ाकरात से वाकिफ दो ज़राए का कहना है कि कतर, मिस्र और तुर्की हमास पर जोर दे रहे हैं कि वो सदर ट्रंप की जंग ख़त्म करने की तजवीज़ पर मस्बत रद्द अमल दे। अहम बात यह है कि ये तीनों ममालिक हमास के साथ सबसे करीबी ताल्लुकात रखने वाले सालिस हैं और उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो हमास, इसराइल और अमरीका के दरमियान पैगामात पहुँचाएँ। इन ममालिक के आला हुक्काम ने गुज़िश्ता 24 घंटों में हमास के रहनुमाओं से 2 बार मुलाकात की है। सदर ट्रंप ने मंगल को कहा कि वो हमास को अपनी तजवीज़ पर जवाब देने के लिए 3 से 4 दिन दे रहे हैं। ट्रंप ने मजीद कहा कि हमें सिर्फ एक दस्तखत चाहिए और अगर वो दस्तखत ना हुए तो उसकी कीमत जहन्नुम की सूरत में चुकानी पड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि हमास के रहनुमा अपने भले के लिए दस्तखत कर देंगे और कुछ शानदार बनाएंगे। खबर के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हुक्काम को तवक्को है कि हमास कुछ तहफ़्फ़ुज़ात के साथ ट्रंप की तजवीज़ पर मजमूई तौर पर मस्बत रद्द-ए-अमल देगी। एक ज़रिए ने बताया कि पीर को जब ट्रंप दुनिया के सामने अपना मंसूबा पेश कर रहे थे, उस वक्त कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी और मिस्री इंटेलिजेंस के सरबराह हसन रशाद दोहा में हमास के रहनुमाओं को ये मंसूबा पेश कर रहे थे और दोनों ने हमास को इस तजवीज़ को कबूल करने पर जोर दिया। कतरी वज़ीर आज़म ने हमास के रहनुमाओं को मशवरा दिया कि ये सबसे बेहतरीन मुआहदा है जो वो उनके लिए हासिल कर सके हैं और इससे बेहतर नहीं मिलेगा। ज़राए ने मज़ीद बताया कि कतरी वज़ीर आज़म ने इस बात पर भी जोर दिया कि ट्रंप से होने वाली बातचीत की बुनियाद पर उन्हें पूरा यकीन है कि अमरीकी सदर वाकई जंग ख़त्म करने के लिए संजीदा हैं। उन्होंने कहा कि यह हमास के लिए एक मजबूत ज़मानत है, जिस पर हमास के रहनुमाओं ने कतरी वज़ीर आज़म से कहा कि वो इस तजवीज़ का नेक नियति से जायज़ा लेंगे। मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी और हसन रशाद ने मंगल को एक बार फिर दोहा में हमास के रहनुमाओं से मुलाकात की। इस बार तुर्क इंटेलिजेंस के डायरेक्टर इब्राहिम कालन भी उनके साथ थे। इस मुलाकात से पहले कतरी वज़ीर आज़म ने अल जज़ीरा को बताया कि उन्हें उम्मीद है कि सब लोग इस मंसूबे को मस्बत नज़र से देखेंगे और जंग ख़त्म करने का मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि अगरचे ये मंसूबा हमास को बहुत कुछ देता है जो वो चाहती थी, जैसे कि 2000 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और इंसानी इमदाद में बड़ा इजाफा, लेकिन इसमें कुछ बड़े समझौते भी शामिल हैं, जिनमें से कुछ इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की दरख्वास्त पर शामिल किए गए हैं। मंसूबे में मरहलावार इसराइली इनखला और हमास के मुकम्मल तौर पर हथियार डालने की शर्त है, जो कि अब तक उसने मानने से इनकार किया है। इसराइल के गजा से इनखला की शराइत और वक्त के हवाले से कुछ तब्दीलियों ने अरब हुक्काम को सख्त नाराज़ कर दिया है और यह बात हमास के लिए कबूल करना मुश्किल हो सकती है। कतरी वज़ीर आज़म ने मंगल को कहा कि ट्रंप का मंसूबा अभी इब्तिदाई मरहले में है और इसमें मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है और इस बात पर जोर दिया कि उसूलों को किसी काबिल अमल चीज़ में बदलने के लिए मज़ीद मुज़ाकरात दरकार हैं। ताहम ट्रंप ने मंगल को कहा कि मज़ीद मुज़ाकरात के लिए ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि वो हमास की वजाहत या तरामीम से मुताल्लिक मखसूस दरख्वास्तों पर बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो पूरे मंसूबे को दोबारा खोल कर इस पर बहस नहीं करेंगे। इसी तरह कल हमारे प्रोग्राम में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने भी कहा था कि 2 अरब ममालिक ने यकीन दहानी कराई है कि हमास मुआहिदा कबूल करेगी। टाइम हमास को दिया गया है, तो हमास किसकी कमिटमेंट पर भरोसा करे? वो जो सदर ट्रंप ने नेतन्याहू से की है या वो जो आप लोगों ने प्रेस रिलीज में कहा है? हमास की तरफ से जो हमारे अरब 2 ममालिक इसमें डीपली इन्वॉल्व है हमास के साथ, उन्होंने अश्योरेंस दी है कि हमास इस मुआहदे को एक्सेप्ट करेगा और वो इसके खिलाफ नहीं है, वो सीज फायर चाहता है। उन्होंने कहा जी ये हम सबको गारंटी देते हैं कि वो हमास इज ऑन बोर्ड। इसके अलावा ज़राए के मुताबिक कतर, तुर्की और मिस्र हमास पर मुआहिदा कबूल करने के लिए जोर डाल रहे हैं, मगर साथ ही कतर समेत
बाकी मुस्लिम ममालिक इस मंसूबे में इसराइली ईमा पर होने वाली तब्दीलियों पर नाखुश नजर आ रहे हैं और बज़ाहिर वो इस मंसूबे के निकात की मजीद वजाहत मांग रहे हैं। कल अल जज़ीरा को दिए गए एक इंटरव्यू में कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी ने कहा कि सदर ट्रंप के मंसूबे में कुछ मामलात ऐसे हैं जिन पर वजाहत की ज़रूरत है और जो यकीनी तौर पर बातचीत और मुज़ाकरात के मुतकाज़ी हैं। जो मंसूबा पेश किया गया है वो सिर्फ उसूलों का एक मजमुआ है और जाहिर है कि इन उसूलों की तफसीलात और उन पर अमल करने के तरीक़ाकार के हवाले से मज़ीद बातचीत दरकार है। We began with observations. हमने अरब और इस्लामी फरीक के तौर पर ऑब्जर्वेशंस पेश की और उनमें से कुछ को मद्देनज़र भी रखा गया। मजमूई तौर पर अगर हम बुनियादी मकासद की बात करें तो इस मंसूबे से कुछ मकासद हासिल होते हैं, जैसे जंग का खात्मा, लेकिन कुछ उमूर ऐसे हैं जिन पर वजाहत की ज़रूरत है और जो यकीनी तौर पर बातचीत और मुज़ाकरात मांगते हैं। मगर आज हम देख रहे हैं कि क्या मुतबादिल मौजूद हैं। हमारी असल तवज्जो इस पर है कि हम गज़ा के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करें। कल जो कुछ पेश किया गया वो उसूलों का एक मजमुआ था और यकीनन इन उसूलों की तफसीलात और इन पर अमल दरामद के तरीक़ाकार के बारे में मज़ीद बातचीत की ज़रूरत है। जहाँ तक दायरा इख्तियार या गुंजाइश का ताल्लुक है वो हमें अभी मालूम नहीं, क्योंकि अब तक हमास के जवाब का इल्म नहीं है। मंसूबे की शिकों के मुताबिक मेरा ख्याल है कि उसमें यह भी कहा गया है कि हमास और दीगर धड़ों के दरमियान इत्तिफाक़ राय ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ मंसूबे की सियासी शक्ल पर तवज्जो देंगे तो मिसाली ज़बान सामने नहीं आएगी, लेकिन हम ऐसी राह तलाश करने की कोशिश करते हैं जो खूनरेज़ी रोके, फ़लस्तीनियों की इज्जत महफूज रखे और उनकी बेदखली को रोके। इसी तरह कल हमारे प्रोग्राम में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने भी कहा था कि सदर ट्रंप के मंसूबे में मुस्लिम ममालिक की तमाम तजावीज़ शामिल नहीं हैं। 8 ममालिक ने अपने मुश्तरका एलामिये में अपना ये एजेंडा दोहराया है। ये वही है जिस पर आप लोगों का कंसेंसस हुआ था, या नेतन्याहू ने ऐसी तब्दीलियां कराई हैं? क्योंकि विड्रॉल की कोई वो नहीं है, हमास के ऊपर बहुत सख्त पाबंदियां हैं, इसराइली फौज पर कोई पाबंदी नहीं है। ये वो नहीं है जो हमारी प्रपोज अमेंडमेंट सारी की सारी इसमें नहीं है। आई हैव टू वेरी फ्रैंक, ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है, अगर आपको इसको पढ़ेंगे तो हमने जहां प्रेसिडेंट ट्रंप की इस एफर्ट को एक्नॉलेज किया है, अप्रिशिएट किया है, उसके बाद हमने अपना एजेंडा भी दोबारा रिपीट किया है कि वी आर कमिटेड टू दीज आर आवर गोल्स। ज़राए के मुताबिक अरब ममालिक इस खदशे का इज़हार कर रहे हैं कि ट्रंप इंतज़ामिया ने नेतन्याहू के कहने पर आखिरी वक्तों में मंसूबे में बड़ी तब्दीलियां की हैं और इसकी तफसीलात भी सामने आ गई हैं। इस हवाले से एक्सियोस की एक और रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए ने बताया है कि पीर को सदर ट्रंप ने गज़ा में अमन का जो मंसूबा पेश किया उसमें इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की दरख्वास्त पर की गई काबिल ज़िक्र तब्दीलियाँ शामिल थीं, जिनसे मुज़ाकरात में शामिल अरब हुक्काम सख्त नाराज़ हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने सूरत हाल को जिस अंदाज में पेश किया, पसे पर्दा हकीकत इससे काफ़ी मुख्तलिफ थी। ट्रंप ने कहा कि इसराइल, अमरीका और उसके अरब शराकतदार एक हतमी मंसूबे पर मुत्तहिद हैं और हमास को या तो इस मंसूबे को मंजूर करना होगा या फिर बर्बादी का सामना करना होगा। ज़राए ने कहा कि हमास के रहनुमाओं ने कतरी वज़ीर आज़म से कहा है कि वो इस तजवीज़ का नेक नियति से जायज़ा लेंगे, जबकि अमरीकी हुक्काम का कहना है कि वो उम्मीद करते हैं कि इस हफ्ते के आखिर तक हमास का जवाब मिल जाएगा। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि जो मुआहदा अब हमास के सामने है वो उस मुआहदे से नुमायां तौर पर मुख्तलिफ है जिस पर अमरीका और अरब और मुस्लिम ममालिक के ग्रुप ने पहले इत्तफाक किया था, और ये तब्दीलियाँ नेतन्याहू की मुदाखलत की वजह से हुई। इतवार को अमरीका के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने नेतन्याहू और उनके करीबी साथी रॉन ड्रमर के साथ 6 घंटे तवील मुलाकात की। इस दौरान नेतन्याहू ने मंसूबे के मतन में कई तरामीम कराने में कामयाबी हासिल की, खासतौर पर इसराइल के गज़ा से इनखला की शराइत और वक्त के हवाले से। नई तजवीज़ में गज़ा से इसराइली फ़ौज के इनखला को हमास के गैर मुसल्लह होने की पेशरफ से मशरूत कर दिया गया है और इस पूरे अमल पर इसराइल को वीटो का हक दे दिया गया है, हत्ता कि अगर तमाम शराइत पूरी हो जाएँ और इनखला के 3 मराहिल मुकम्मल हो जाएँ तब भी इसराइली अफवाज गज़ा के अंदर एक सिक्योरिटी पेरीमीटर यानी हिफाजती हिसार में मौजूद रहेंगी जब तक कि गज़ा किसी नए दहशतगर्दी के ख़तरे से मुनासिब तौर पर महफूज ना हो जाए। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये मौजूदगी गैर मुय्यना मुद्दत तक जारी रहे। बाखबर ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन और तुर्की के हुक्काम इन तब्दीलियों पर सख्त नाराज़ थे, हत्ता कि कतरियों ने इन एतराज़ात की वजह से पीर को मंसूबे की तफसीलात जारी ना करने के लिए ट्रंप इंतज़ामिया को कायल करने की कोशिश भी की थी, लेकिन अमरीका ने इसके बावजूद इसे जारी कर दिया और अरब और मुस्लिम ममालिक पर दबाव डाला कि वो इस मंसूबे की हिमायत करें। 8 अरब और मुस्लिम ममालिक ने एक मुश्तरका बयान जारी किया जिसमें ट्रंप के ऐलान का खैर मकदम किया गया, लेकिन उसकी मुकम्मल हिमायत जाहिर नहीं की गई। एक जरिए ने बताया कि कतरियों ने दीगर ममालिक से कहा कि इस उमूमी मस्बत बयान के बाद वो अमरीका के साथ मजीद तफसीलात पर बात करेंगे। स्टीव विटकॉफ ने पीर को फॉक्स न्यूज़ को बताया कि ट्रंप के मंसूबे को मशरिक़ वस्ता और यूरोप में वसी हिमायत हासिल है। उन्होंने कहा कि हमारे पास काफ़ी हिमायत मौजूद है, लेकिन क्या कुछ तफसीलात अभी तय करना बाकी हैं? हाँ,
लेकिन आप सदर ट्रंप को जानते हैं, उनकी तरफ से सब पर दबाव डाला जाएगा। मुज़ाकरात में शामिल एक सीनियर अरब ओहदेदार ने कहा कि अगरचे नेतन्याहू मतन में तब्दीलियां कराने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन फिर भी इसमें फ़लस्तीनियों के लिए बहुत से मस्बत पहलू मौजूद हैं। इसके अलावा ये खून रेजी के खात्मे का वादा भी करता है। ट्रंप के मंसूबे में गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली को मुस्तरद कर दिया गया है। साथ ही इस इलाके पर किसी मुस्तकिल इसराइली कब्जे को भी रद्द कर दिया गया है। यह मंसूबा मकबूजा मगरबी किनारे के इसराइली इंजमाम के इम्कान को भी ख़त्म करता है। इसमें गजा के लिए इंसानी इमदाद में बड़े इजाफे का वादा किया गया है। यह मंसूबा ट्रंप इंतजामिया की तरफ से फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत और रियासत के क़याम के काबिल एतबार रास्ते की हिमायत भी करता है और इस बात की जमानत देता है कि अमेरिका इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान अमन मुज़ाकरात दोबारा शुरू करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के मंसूबे में कहा गया है कि इस मुआहदे को इसराइल की जानिब से अवामी तौर पर कबूल करने के 72 घंटों के अंदर तमाम यरगमालियों को वापस कर दिया जाएगा। ये वाज़ेह नहीं है कि आया पीर की दोपहर को नेतन्याहू की जानिब से मंसूबे की मंजूरी ने इस वक्त का आगाज़ कर दिया था या नहीं, लेकिन अगर हमास मज़बूत जवाब भी देता है तो हतमी मुआहदे तक पहुँचने में मुमकिन तौर पर 3 दिन से कहीं ज़्यादा वक्त लगेगा। अमरीकी और इसराइली हुक्काम कहते हैं कि वो उम्मीद करते हैं कि अरब और मुस्लिम ममालिक हमास पर इस मुआहदे को कबूल करवाने के लिए दबाव डालेंगे। बाज़ अफराद का दावा है कि इशारे मिले हैं कि बाज़ हमास रहनुमा आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा ट्रंप की जानिब से पेश करदा 20 निकात पर यह सवाल भी उठ रहा है कि ये निकात इंतहाई मुबहम है और इनमें काफ़ी चीज़ें वाज़ेह नहीं हैं। इस हवाले से अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप की गजा में जंगबंदी की 20 निकाती तजवीज़ में कई ऐसे मुबहम निकात शामिल हैं जो फ़लस्तीन और ख़ित्ते के मुस्तकबिल के लिए फ़ैसला कुन साबित हो सकते हैं। पीर को व्हाइट हाउस में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ इस तजवीज़ को पेश करते हुए सदर ट्रंप ने इसे तारीखी करार दिया, लेकिन इसके बाद पहलुओं की तफसीलात तय करना और इस पर अमल दरामद गालिबन एक बड़ा चैलेंज होगा। इस हवाले से इस तजवीज़ के 5 गैर हलशुदा मसाइल हैं। पहला मसला यह है कि गजा पर हुकूमत कैसे होगी। तजवीज़ के मुताबिक गजा में एक आर्जी अबूरी हुकूमत कायम की जाएगी जिसे एक टेक्नोक्रेटिक और गैर सियासी फ़लस्तीनी कमेटी चलाएगी जो इलाके के उमूर की निगरानी करेगी, लेकिन ये वजाहत नहीं की गई कि यह कमेटी किस तरह तश्कील दी जाएगी या इसके अराकीन को कौन मुंतखब करेगा। मजीद ये कि मंसूबे में कहा गया है कि सदर ट्रंप और बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर एक पीस बोर्ड की क़यादत करेंगे जो इस हुकूमती कमेटी की निगरानी करेगा, लेकिन ये रोड मैप ये नहीं बताता कि इस बोर्ड और फ़लस्तीनी कमेटी के दरमियान ताल्लुक़ की नोयत क्या होगी। ये रोज़मर्रा के फैसले किस सतह पर लिए जाएंगे। दूसरा मसला यह है कि क्या फ़लस्तीनी अथॉरिटी इस सेटअप में शामिल होगी। ट्रंप के मंसूबे में कहा गया है कि अबूरी हुक्काम गजा का कंट्रोल उस वक्त तक संभाले रखेंगे जब तक कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी अपना रिफॉर्म प्रोग्राम मुकम्मल ना कर ले और महफूज और मौसर अंदाज में गजा का कंट्रोल दोबारा संभालने के काबिल ना हो जाए। लेकिन यह अब भी वाज़ेह नहीं है कि किसको ये इख्तियार हासिल होगा कि वो तस्दीक करे कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी तैयार है या किन मयारों पर पूरा उतरना ज़रूरी होगा ताकि फ़लस्तीनी अथॉरिटी इस इलाके की हुक्मरानी संभाल सके। मंसूबे में कोई टाइम टेबल नहीं दिया गया, सिर्फ एक मुबहम ऐलान किया गया है। मज़ीद ये कि तजवीज़ की ज़बान गजा को एक अलग इदारा तस्वुर करती है, ना कि फ़लस्तीन का हिस्सा जिसे बाकी मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके के साथ मुत्तहिद होना चाहिए। जबकि इस तजवीज़ को कबूल करने वाले इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू तकरीबन साफ अल्फाज में कह चुके हैं कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी की गजा वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। तीसरा मसला यह है कि बैनुल अक़वामी फ़ोर्स कैसे तश्कील दी जाएगी। मंसूबे में कहा गया है कि गजा की हिफाजत के लिए एक आर्जी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स तैनात की जाएगी, लेकिन ये वाज़ेह नहीं है कि यह फोर्स कहाँ से आएगी और उसका मैंडेट क्या होगा। ये भी गैर वाज़ेह है कि कौन से ममालिक अपने फ़ौजी गजा भेजने पर तैयार होंगे और कौन से ममालिक इस मंसूबे के तहत काबिल कबूल समझे जाएंगे। तजवीज़ में यह भी वजाहत नहीं की गई कि अमन कायम करने वाली ये मुमकिन फ़ोर्स किन जिम्मेदारियों और कवायद के तहत काम करेगी। क्या ये एक फ़ौज का किरदार अदा करेगी, पुलिस फोर्स का किरदार अदा करेगी या सिर्फ ऑब्जर्वर फोर्स का किरदार अदा करेगी। क्या उनका काम हमास का मुकाबला करना होगा। क्या उन्हें फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसराइली फ़ौज के खिलाफ लड़ने का भी इख्तियार होगा। चौथा मसला यह है कि इसराइल कब इनखला करेगा। मंसूबे में कहा गया है कि इसराइल गजा से इनखला उन मयार और टाइम फ्रेम्स के मुताबिक करेगा जो डीमिलिटराइजेशन से जुड़े होंगे, लेकिन इसमें कोई वाज़ेह शेड्यूल नहीं दिया गया। ना ही ये बताया गया है कि वो कौन से मयारात होंगे जिनकी बुनियाद पर इनखला के मराहिल तय किए जाएंगे। ये इबाहम इस बात पर बड़ा सवालिया निशान छोड़ देता है कि इसराइली फ़ौज गजा में कितने अरसे तक मौजूद रह सकती है। मज़ीद ये कि मंसूबा इसराइल को इजाज़त देता है कि वो गजा के अंदर एक सिक्योरिटी पेरीमीटर बरकरार रखे जब तक कि इलाका किसी दोबारा उभरने वाले ख़तरे से मुकम्मल तौर पर महफूज ना हो जाए। ताहम मंसूबे में यह वजाहत नहीं की गई कि यह फ़ैसला कौन करेगा कि गजा किस वक्त इतना महफूज हो गया है कि इसराइल मुकम्मल इनखला करे। क्या ये फ़ैसला इसराइल करेगा, अमेरिका करेगा, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स करेगी या कोई मुश्तरका निज़ाम करेगा। पांचवा मसला यह है कि क्या फ़लस्तीनी रियासत का क़याम भी इसका हिस्सा है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप ने कहा
कि कई इत्तेहादियों ने बेवकूफ़ी से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो दरअसल ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो इस सूरत हाल से बहुत थक चुके हैं। मंसूबा फ़लस्तीनी रियासत के इम्कान का जिक्र तो करता है, लेकिन इसे इब्हाम और शराइत की एक सख्त दीवार के पीछे रख देता है। मंसूबे के मुताबिक जब गज़ा की तामीर नौ आगे बढ़ेगी और जब फ़लस्तीनी अथॉरिटी का रिफॉर्म प्रोग्राम ईमानदारी से मुकम्मल हो जाएगा, तब शायद ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत और रियासत के लिए एक काबिल एतमाद रास्ता बन सके, जिसे हम फ़लस्तीनी अवाम की ख्वाहिश के तौर पर तस्लीम करते हैं। यानी गज़ा की तरक्की और फ़लस्तीनी अथॉरिटी की इस्लाहात को बतौर शर्त रखा गया है, और इसके बाद भी फ़लस्तीनी रियासत पर बातचीत शायद हो सकेगी। ये किसी सूरत यकीनी नहीं है। मज़ीद ये कि मंसूबा फ़लस्तीनी रियासत के हक़ को तस्लीम नहीं करता, बल्कि सिर्फ इस बात का एतराफ़ करता है कि फ़लस्तीनी उसे चाहते हैं। जबकि बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने इस मंसूबे से मुताल्लिक लिखा है कि पहली नज़र में सदर ट्रंप का पेश करदा और नेतन्याहू की तरफ से मंजूर शुदा 20 निकाती मंसूबा गज़ा में 2 साला तनाज़ा ख़त्म करने के लिए अब तक के किसी भी फार्मूले से ज़्यादा मौसर दिखाई देता है, लेकिन ये किसी तफसीली रोड मैप से ज़्यादा एक कच्चे खाके की तरह है, जो मंजिल तक पहुँचाने का जितना इम्कान रखता है उतना ही मंजिल से भटकाने का इम्कान भी रखता है। सबसे पहले हमास की जानिब से किसी ऐसे मंसूबे को खुशदिली से कबूल किए जाने का इम्कान नहीं है जिसके तहत उसे अपने तमाम या ज़्यादातर हथियार छोड़ने होंगे और ये मानना होगा कि ट्रंप की सरबराही में तकनीकी माहिरीन पर मुश्तमिल एक अमन काउंसिल गज़ा का इंतज़ाम संभाले। अगरचे ये मंसूबा हमास के उन अरकान के लिए आम मुआफ़ी की पेशकश करता है जो इसराइल के साथ पुरअमन को एग्जिस्टेंस को तस्लीम करें, लेकिन ये पेशकश ज़्यादा पुरकशिश नहीं है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि क्या कतर या दीगर ममालिक हमास पर इतना दबाव डाल सकते हैं कि वो कम अज़ कम आर्जी तौर पर इस प्रोग्राम को कबूल कर ले, जो बुनियादी तौर पर हमास को सियासी और अस्करी क़ुव्वत के तौर पर बिलखुसूस गज़ा में ख़त्म कर देगा। क्या इसके रहनुमाओं को ये दलील कायल कर पाएगी कि वहाँ मौजूद तकरीबन 50 इसराइली अरगमाली अब एक बोझ बन चुके हैं क्योंकि वो इसराइल को फ़ौजी मुहिम जारी रखने का जवाब फराहम करते हैं? क्या गज़ा में हमास के अस्करी कमांडर्स कतर या तुर्की में मौजूद उसके सियासी रहनुमाओं से मुत्तफ़िक़ होंगे? इनमें से कोई बात यकीनी नहीं है। ट्रंप के बकौल अरब ममालिक ने गज़ा को डीमिलिटराइज करने का अज़म जाहिर किया है, जो अगर सच है तो एक बड़ा और मस्बत कदम है, लेकिन अमली तौर पर इसका मतलब क्या है, इसकी कोई वाज़ेह निशानदही नहीं की गई है। क्या वो सब फ़ौज भेजेंगे या पैसा फराहम करेंगे या दोनों करेंगे? अभी तक किसी ने भी फ़ौजी भेजने की कोई वाज़ेह कमिटमेंट नहीं दी, जो एक इंतहाई पेचीदा और ख़तरनाक काम को मुकम्मल करेगी। इस फ़ौज का इंतज़ाम करने में महीने लग सकते हैं और बहुत सी नाराज़गियाँ और इल्ज़ामात उठने के मौके मिलेंगे। इसराइली इनखिला को गैर मुसल्लह होने और डीमिलिटराइजेशन की रफ्तार और हद के साथ जोड़ना भी इसराइल के फ़ायदे में है। जो ज़मीन वापस दी जाएगी वो इसराइल की बेरहमाना कार्रवाई से बिल्कुल तबाह हो चुकी होगी। मुमकिन है कि इसराइल आखिरकार एक हिफाजती पेरीमीटर बरकरार रखे, मगर यह भी वाज़ेह नहीं है कि उसमें कितना अरसा लगेगा। शाया करदा नक्शे भी मुबहम हैं। ये सब हालिया मुज़ाकरात में हमास के मुतालबात से बहुत दूर है और फ़लस्तीनी रियासत की कोई ज़मानत भी नहीं दी गई है। इस सारी सूरत पर बात करेंगे। हमें जद्दा से ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी सिराज बाब साहब। सिराज बाब साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। साहब, ज़ाहिर ट्रंप ने ऐलान कर दिया, मुस्लिम और अरब ममालिक ने वेलकम भी कर दिया, मगर अब इतलात सामने आ रही हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने भी कह दिया कि ये वो नहीं है इसमें निकात जो जिस पर इत्तफ़ाक़ किया गया था। कतर के वज़ीर आज़म भी इस हवाले से बात कर रहे हैं। हमास के हवाले से भी इतलात आ रही हैं कि वो भी अब तरमीम चाहती हैं, अगर नेतन्याहू के कहने पर तरमीम की गई है। आपको ये आगे जाता नज़र आ रही है बात? जी देखिए, इसके अलावा और कोई हल इस वक्त यहाँ पर मौजूद नज़र नहीं आता है। जो जहाँ पे इस वक्त हम खत्ते में हैं वहाँ पे सबसे अव्वलीन तरजीह इस बात पे है कि किसी सूरत गाज़ा पे जो जंग चल रही है उसको रोका जाए। अब जाहिर है सब लोग ये जानते हैं कि ये एक बहुत ही फाशिस्ट किस्म की हुकूमत वहाँ पर है, बहुत ही ख़तरनाक किस्म के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे विराजमान है इसराइल में, और जो किसी की न सुन रहे हैं न उनके ऊपर लगाम लगाने के लिए किसी के पास कोई लेवरेज है। ख़ास तौर पे खत्ते के जो तमाम सारे ममालिक हैं उनका किसी किस्म का कोई लेवरेज इस वक्त इसराइल पर नहीं है, सिवाय इसके कि वो अमेरिका से जो है वो रिक्वेस्ट करें कि वो उन पे किसी किस्म की कोई लगाम लगाएं। और जो मुआहदा उन्होंने दिया है और जो 20 नुकाती जो प्रोग्राम है ट्रंप का, जाहिर है जो मुस्लिम उम्मा है और मशरिक़ वस्ता के तमाम सारे जो ममालिक है वो पोजीशन ऑफ वीकनेस से जो है इसको देख रहे हैं। ये कोई पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ उनकी नहीं है, इसलिए कि जो सूरत हाल इस वक्त यहाँ पैदा हुई है उसमें यह है कि इज़राइल 7 ममालिक पे इस खत्ते के जो है अटैक कर चुका है। उसका कोई भरपूर उसका कोई किसी ने जवाब नहीं दिया है। ईरान ने कोशिश की, लेकिन उनके पास भी वो एंटी मिसाइल बैटरीज न होने की वजह से उनके फ़िज़ा में
इजरायली बम्बारे जो है वो घूमते रहे और जो मर्जी चाहे वो करते रहे। और कतर पे जो अटैक हुआ उसके बाद जो उसका भी किसी किस्म का कोई जवाब कोई दे नहीं सका। तो इस खित्ते में इस वक्त ऐसा कोई मुल्क नहीं है जो इजराइल का मिलिट्रीली कोई जवाब दे सके। तो लिहाजा जो भी निगोशिएशंस हो रहे हैं वो निगोशिएशंस जो है वो पोजीशन ऑफ वीकनेस से हो रहे हैं, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नहीं हो रहे हैं। अब इसमें जो ममालिक यहाँ बचे हैं जिसमें आप सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात और क़तर, ये जो दो तीन जो ममालिक है, ज़ाहिर उनकी ये कोशिश है कि वो किसी तरह इस सूरत हाल से अपने आप को निकालें और इस खित्ते में असर नौ फिर कोई सिक्योरिटी ऐसा आर्किटेक्चर बनाए जिसके तहत वो कोई भरपूर इजराइल का आने वाले दिनों में कोई जवाब दे सके अगर वो उसकी सॉवरेंटी को, किसी भी मुल्क के सॉवरेंटी को वायलेट करती हो तो। लेकिन फिल वक्त जाहिर है कि नेतन्याहू के पास तमाम सारे कार्ड्स नेतन्याहू के पास हैं, तमाम सारे कार्ड्स अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप के पास है। हमने देखा कि रशिया का इस खित्ते में जो पहले असर और रसूख था अब वो नहीं है। जो दूसरी बड़ी ताकत है चाइना, उसके लिमिटेशंस हैं, वो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर शायद मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ को फराहम नहीं कर सकेगा। और इसी पस मंज़र में सऊदी अरब का पाकिस्तान से जो डिफेंस माहिदा हुआ है वो एक नई कड़ी है कि नए सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को किस तरह बनाया जाए और किस तरह नेटो स्टाइल का एक नया जो है पैराडाइम यहाँ पे राइज किया जाए। सब तो फिर उस सिनेरियो में अगर नेतन्याहू लेवरेज इस्तेमाल करने में कामयाब हुए कि ट्रंप ने जो इत्तेफाक किया था मुस्लिम और अरब ममालिक से उस मुआहदे में या उन तरह उसमें तरमीम कराने में वो कामयाब हो गए, तो अब जो इतलात आ रही हैं कि अरब ममालिक भी चाहते हैं कि वापस ये जो मुआहदा है इसमें वापस भी कुछ तरामीम कराई जाए, हमास भी चाहता है। आपको लगता है कि इसमें कामयाबी मिलेगी कि इसराइल को भी कुछ चीज़ों के लिए पाबंद किया जाए कि वो गजा को कब छोड़ेगा इसकी टाइमलाइन तय हो, क्योंकि जो कुछ चीज़ें थी वो तो तब्दील करा ली नेतन्याहू ने। देखिए, इजराइल की नेतन्याहू की ये ख्वाहिश है कि ये जंग जारी रहे। उसकी सबसे अव्वलीन वजह ये है कि वो ये समझते हैं कि जैसे ही जंग बंद हो गई वो सीधे जेल में चले जाएंगे। इजराइल के अंदर डोमेस्टिक जो सियासत है उनके खिलाफ भरपूर मुजाहरे हो रहे हैं और जब अगर जंग बंद हो जाती है तो या तो जेल चले जाएंगे या उनकी हुकूमत चली जाएगी और वो इस बात से बहुत डरते हैं। इसीलिए वो बारहा ये कोशिश कर रहे हैं कि जंग किसी तरह बंद न हो और हमास की भी ये ख्वाहिश होगी कि ये जंग किसी सूरत बंद न हो। इसलिए कि जो मुआहदा हुआ है उसमें तो हमास का डिसआर्मामेंट की बात की गई है, उनके लोगों को जलावतनी के लिए कहा गया है कि सेफ पैसेज दिया जाएगा और वो भी पोजीशन ऑफ वीकनेस से जो है तमाम सारी चीज़ों को निगोशिएट कर रहे हैं। तो इस वक्त जो तमाम सारे कार्ड इस वक्त जो हम यहाँ पे खत्ते में समझते हैं वो इजराइल के पास है। उसने अपनी मिलिट्री सुपीरियरिटी को सारे ज़माने पर जो है वो बता दिया है कि वो मिलिट्री बहुत सुपीरियर है। जंग के पैमाने बदल गए हैं। एक दो मॉडल्स मशरिक़ वस्ता में थे। एक मॉडल था ईरानियन मॉडल। वो मॉडल ये था कि आप प्रॉक्सी के थ्रू इजराइल पे इतना दबाव बनाए कि इजराइल ये हिम्मत न कर सके कि वो किसी मुल्क पर अटैक कर सके। या उन्होंने हिजबुल्लाह को खड़ा किया, उन्होंने हूतियों को खड़ा किया, उन्होंने सीरिया में हिजबुल्लाह और सीरियन फोर्सेस को किया, उन्होंने इराक़ में पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट्स उन्होंने बनाई, उन्होंने एक बहुत बड़ा एक अम्ब्रेला बनाया कि एक मुहासरा किया इजराइल का कि अगर कभी जंग होती है तो ये तमाम सारी जो प्रॉक्सीज है वो आएंगे। लेकिन हमने देखा कि वो कुछ ही दिनों में बिल्कुल ख़त्म हो गई। हिजबुल्लाह फौरी तौर पे ख़त्म हो गई, उसने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं कर सके। इससे पहले कि कोई वो जवाबी कार्रवाई करते उनकी पूरी लीडरशिप जो है वो ख़त्म हो गई, उसको असैसिनेट कर दिया गया। इस्माइल हानिया को ख़ुद तेहरान के अंदर ईरान ने जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिया, ईरान के अंदर, तेहरान के अंदर, ईरान की कैपिटल के अंदर ख़त्म कर दिया। तो ये सीरिया के अंदर वो तमाम सारी जो फोर्सेस थी वो ख़त्म हो गई। इराक़ के अंदर जो प्रो ईरान फोर्सेस थी वो किसी काम की नहीं रही। तो ये एक मॉडल था ईरानियन मॉडल कि वो मदाहमत करे, जिसको और सब लोग जो है सो कॉल्ड एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहते थे, जो रेजिस्टेंस कहते थे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, कि ये जो है मुकाबला करेगा इजराइल का। लेकिन वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ। अक्टूबर 7 के बाद हमने देखा जो हमास के हमले के बाद वो कोई कारामद साबित नहीं हुआ। दूसरा मॉडल ये है
कि जो सऊदी मॉडल है कि जिसने डिप्लोमेसी को बहुत ज़्यादा तरजीह दी है, और डिप्लोमेसी ऐसी कि उन्होंने ये जो यूरोपियन ममालिक है जिसमें फ्रांस है, जिसमें यूके है, ऐसी डिप्लोमेसी जो उनके असर और रसूख थे, वो डिप्लोमेटिकली उन्होंने अपना पूरा असर और रसूख इस्तेमाल किया और इन लोगों को फ़लस्तीन को तस्लीम करने के लिए आमादा किया। यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने इजराइल को मुकम्मल तौर पर आइसोलेट किया और अमेरिका पे भरपूर ये उन्होंने दबाव बनाए रखा कि उनकी साख जो है इस खत्ते में ख़राब हो रही है, लिहाजा उनको इजराइल को किसी सूरत रोकना होगा। और सिर्फ अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जो इस वक्त इजराइल को रोकने में शायद कुछ तौर पे कामयाब हो सके। अब उनकी डीप स्टेट जो है अमेरिका के अंदर भी जो है बड़ी काफ़ी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, उसमें एक डीप स्टेट है जो ट्रंप के ख़िलाफ़ है और ख़ुद ट्रंप है जो उनकी अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है राइट विंग की। अब उसमें हम देखते हैं जो लेटेस्ट पोल्स अमेरिका के नज़र आ रहे हैं, उसमें तो अमेरिकन अवाम इजराइल के भरपूर खिलाफ है और वो ये समझते हैं कि अमेरिका को कोई रोल अदा करना चाहिए और नेतन्याहू को रोकना चाहिए। लेकिन उनकी अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, तो अमेरिका के अंदर जो खलीजी ममालिक है जिसमें सऊदी अरब सर फहरिस्त है, कतर है और यूएई है, उन्होंने ये दबाव बनाए रखा कि हम डिप्लोमेसी के थ्रू इसको किसी तरह हल करें। उसमें सबसे बड़ी इस वक्त सबसे बड़ी जो है वो प्रायोरिटी ये है कि जंग को रोका जाए। और ये जो कहसाली का जो मामला है और अंदर जो एड नहीं है, और जिस तरह से ट्रंप ने पहले ये बात की कि हम गाजा को एक मिडल ईस्ट रिवेरिया बना देंगे और वहाँ से फ़लस्तीनियों का इनखला हो जाएगा, उनको निकाल देंगे और वेस्ट बैंक जो है वो इजराइल ले लेगा, तो इस 20 नुकाती मुआहदे में ये जो 3 चीज़ें हैं ये बहुत अहम है। और दूसरी तमाम सारी चीज़ें जो है वो सेकेंडरी है। सबसे पहले तो जंगबंदी है, फ़लस्तीनियों को गाज़ा में रहने की इजाज़त होनी चाहिए और वेस्ट बैंक पर जो एनेक्सेशन है उसको फौरी तौर पर रुकना चाहिए और कभी जो है उसको पाए तकमील पे नहीं पहुंचना चाहिए। बहुत शुक्रिया रंजित जी, आपने सुपर आर्म डेवलपमेंट हुई है उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। भारत की जानिब से खेल को सियासत अदा करने का सिलसिला मुसलसल जारी है। पहले एशिया कप के दौरान भारतीय कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ मिलाने से इनकार किया, ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन से इनकार किया। भारतीय खिलाड़ियों ने भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार किया और नौबत यहां तक पहुंच चुकी है कि भारतीय टीम ने एशिया कप जीतने के बावजूद ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, और वो भी इस वजह से कि ट्रॉफी देने के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी स्टेज पर मौजूद थे। नतीजा यह निकला कि भारतीय टीम टाइटल जीतकर भी ट्रॉफी के बगैर मैदान से जाने पर मजबूर हो गई। और फिर गुज़िश्ता रोज़ एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में एक नया तनाज़ा सामने आ गया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इमरान की खबर के मुताबिक मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत दुबई में एशियन काउंसिल का इजलास हुआ, जिसमें भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला ने मोहसिन नकवी से एशिया कप की ट्रॉफी मांगी। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी का कहना था कि यह आइटम एशियन क्रिकेट काउंसिल मीटिंग के एजेंडे पर मौजूद नहीं है। इसके बावजूद राजीव शुक्ला ने ट्रॉफी लेने के लिए मोहसिन नकवी से मुसलसल इसरार किया, तो उन्होंने जवाब दिया कि भारतीय टीम को ट्रॉफी चाहिए तो भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर आकर मुझसे वसूल कर लें। खबर के मुताबिक इजलास में भारतीय टीम को एशिया कप की ट्रॉफी देने के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ, मगर इसके बाद भारतीय मीडिया ने यह दावा करना शुरू कर दिया कि इजलास में मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी ना देने पर माफ़ी मांग ली है, जिसका मोहसिन नकवी ने एक्स पर जवाब देते हुए लिखा कि भारतीय मीडिया झूठ पर चलता है, हक़ाइक़ पर नहीं। मैं ये बिल्कुल वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया और ना ही कभी BCCI से माफ़ी मांगी है और ना ही कभी मांगूंगा। ये घड़ी हुई बकवास सिर्फ घटिया प्रोपेगेंडा है, जिसका मकसद सिर्फ अपने ही लोगों को गुमराह करना है। बदकिस्मती से भारत मुसलसल क्रिकेट में सियासत को घसीट रहा है और खेल की असल रूह को नुकसान पहुंचा रहा है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर के तौर पर मैं उसी दिन ट्रॉफी देने के लिए तैयार था और आज भी तैयार हूं। अगर वो वाकई ट्रॉफी लेना चाहते हैं तो खुश आमदीद आएँ और एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर में मुझसे ट्रॉफी ले जाएँ। इसके अलावा भारत ने एशिया कप के बाद ICC वुमेन वर्ल्ड कप को भी सियासत अदा करने का मंसूबा बना लिया है। भारतीय सहाफ़ी बोरिया मजुमदार ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि कोलंबो में भारत और पाकिस्तान का मैच कोई आम क्रिकेट मैच नहीं होगा, ये एशिया कप का तसलसल होगा, कोई हाथ नहीं मिलाएगा, बहुत सारा ड्रामा मैदान के बाहर भी होगा और स्टेक्स बहुत हाई होंगे। और भारतीय हुकूमत मुसलसल ये साबित भी कर रही है कि खेल को सियासत अदा करने में वो खुद बराह रास्त मुलविस है। पहले खुद वज़ीर आज़म मोदी ने मैच के बाद एक पोस्ट में उसे ऑपरेशन सिंदूर से मिला दिया और अब भारतीय जनता पार्टी ने एक पोस्ट में साबिक भारतीय वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की तस्वीर लगाई है, जिसमें वो 2011 में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से हाथ मिला रहे हैं। इस तस्वीर पर बीजेपी ने लिखा है कि मनमोहन सिंह मुंबई, पुणे
और वाराणसी में हमलों के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिला रहे हैं, जबकि नीचे एक तस्वीर लगाई है जिसमें इतवार को होने वाले एशिया कप फाइनल के बाद भारतीय खिलाड़ी ट्रॉफी के बगैर जश्न मना रहे हैं। और बीजेपी ने लिखा है कि एक पाकिस्तानी से ट्रॉफी लेने से इनकार करने के बाद बगैर ट्रॉफी के ही खिलाड़ी जश्न मना रहे हैं। दूसरी तरफ मोदी सरकार की शय पाकर भारतीय खिलाड़ी भी सियासतज़दा हो गए। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक मजे का खेस बयान दिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि अच्छा लगता है जब देश के लीडर खुद फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हैं। ऐसा लग रहा था कि खुद मोदी जी ने स्ट्राइक ली और रन्स बनाए। अच्छा लगता है जब देश के लीडर खुद बैटिंग करते हैं फ्रंट फुट पे। ऐसा लग रहा था उन्होंने स्ट्राइक ली और रन बनाए। बहुत अच्छा लगा देख के। और जब सर ही आगे खड़े हैं सबके तो फिर प्लेयर्स तो खुल के खेलेंगे ही ना। ऐसी बातें कुछ साल पहले तक नरेंद्र मोदी के लिए मजाक के तौर पर कही जाती थी कि उनकी ऐसी कल्ट फॉलोइंग है कि एक ऐसा वक्त भी आ सकता है कि जब वजीर आजम मोदी के भक्त खुद उन्हीं को मैदान में खेलने के लिए बुला लेंगे। 6 साल पहले भारतीय स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एक मज़ाहिया क्लिप में कहा था कि मोदी जी कभी मैच देखने गए और भारतीय टीम मुश्किल में आ गई तो भक्त कहीं मोदी जी को ही बैटिंग के लिए ना भेज दें। मोदी जी किधर इंटरनेशनल क्रिकेट मैच देखने कभी चले गए ना, इंडिया किधर ट्रिकी पोजीशन में आ गया तो भक्त उन्हें ना भेज दे बैटिंग पे। 3 बॉल में 17 चाहिए, कोहली का विकेट चला गया, सब एनआरआई भक्त चालू, मोदी मोदी। अरुण जेटली आके पैड पहना रहा है, अमित शाह बॉलर का हाथ काट रहा है, बॉलर मुंह में बॉल लेके आ रहा है, जीप भी कटी हुई है कहीं स्पिन विन ना हो जाए। मोदी जी के पैर पे बॉल लगता है, फील्डर खुद उठा के बाउंड्री लाइन ले जाता है, अंपायर छक्का देता है, कमेंटेटर सेंचुरी बताता है। रात को एक जर्नलिस्ट पूछता है व्हाई इज जेएनयू साइलेंट टुनाइट। साबिक भारतीय क्रिकेटर सैयद किरमानी ने कहा है कि मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, इंडियन टीम को क्या हो गया है, ये क्या पॉलिटिक्स चल रही है फील्ड में। I am getting messages from all over. USA, UK, UAE, इंडियन टीम को क्या हो गया है, ये क्या पॉलिटिक्स चल रहे हैं फील्ड के ऊपर। These are the questions they are asking me. I am ashamed myself to listen to the comments of my friends from outside India. Okay, your time was different. You guys played like gentlemen. We have great regards, respect for you guys. Even until life we will do that. But what's happened to the current era of cricketers globally, they are saying. And now what has happened at the Asia Cup is disgusting. These are the words. Leave politics behind. Whatever has transpired away from the sporting field, leave it there itself. दूसरी जानिब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान के 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है, जिनमें कप्तान शान मसूद समेत अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, इमामुल हक, मोहम्मद रिजवान, रुहेल नज़ीर, सऊद शकील, आमिर जमाल, सलमान अली आगा, आसिफ आफरीदी, कामरान गुलाम, साजिद खान, अबरार अहमद, फैसल अकरम, हसन अली, खुरम शहजाद, नोमान अली और शाहीन शाह आफरीदी शामिल हैं। इस पूरी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ और क्रिकेटर अहमद शहजाद का बहुत शुक्रिया। राशिद भाई, जरा टीम का ऐलान हो गया है, कुछ तब्दीलियां आप किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग जब हमारे साथ मौजूद थे T20 के दौरान भी तो इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर देते रहे कि अब इन खिलाड़ियों को, आपने बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें टेस्ट क्रिकेट भी खेलनी चाहिए। हारिस रऊफ के बारे में बात हो रही थी, ये भी बात हमने देखा कि बड़े फास्ट बॉलर्स भी कह रहे हैं कि उनके रनअप में प्रॉब्लम्स हैं, उनकी लाइन और लेंथ में प्रॉब्लम है, वो रेड बॉल की तरफ आएँ वो नहीं है। साहबजादा फरहान ने बहुत अच्छा T20 खेली, बट वो तो 4 डेज भी अच्छा खेलते थे, वो नहीं है। साइम के लिए कहा जाता था कि जी अपनी पक्का करने के लिए और गेम सेंस हासिल करने के लिए वो भी आए, वो भी नहीं। ये कैसी टीम है जो आप देख रहे हैं? देखिए, इसमें जो पिछला टेस्ट खेले उसमें से 4-5 प्लेयर मिसिंग है, जो हम साउथ अफ्रीका में भी खेले। मोहम्मद अब्बास मिसिंग है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वो मौजूद है। हुरैरा को हमने डेब्यू कराया था, वो भी नहीं है। उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी डोमेस्टिक में, तो क्या हम एक टेस्ट मैच खिला के हम इनको बाहर करते जाएंगे। और स्पिनर बहुत ज्यादा है, और ग्रेड 2 की परफॉर्मेंस पे आसिफ आफरीदी है और ये अकरम है, फैसल अकरम है, ग्रेड 2 की परफॉर्मेंस पे ये आए हैं। लेकिन आसिफ आफरीदी कुछ बॉलर 39 ईयर्स हैं, लेकिन 2 साल की पाबंदी थी मैच फिक्सिंग के ऊपर इनके ऊपर, और उसके बाद दोबारा ये आए और एज ए प्लेयर वेरी गुड ऑलराउंडर हैं वो, इसमें कोई डाउट नहीं है। और टीम जो है आपके सामने ही 17-18 प्लेयर सामने ये लेके आए। फास्ट बॉलर भी बहुत सारे हैं, हसन अली एक दफा फिर आए, और यहाँ पे जरूरत शायद स्पिनर की ज्यादा होगी। अबरार मौजूद है, नोमान है, आसिफ है, साजिद है, 4 स्पिनर तो यही होगा। फैसल अकरम है 5, फिर 3 फास्ट बॉलर, 4 फास्ट बॉलर भी होंगे। तो ये बहुत ज्यादा प्लेयर्स हैं मेरे ख्याल से, कम प्लेयर्स होने चाहिए हमारे, और आगे डोमेस्टिक भी शुरू हो रही है।
जहाँ तक शाहीन अफरीदी का ताल्लुक है, उनको T20 की परफॉर्मेंस पे लेके आया गया है। डायरेक्ट कोई भी नहीं जा रहा फर्स्ट क्लास खेलने, थोड़ा सा खेलने में पता चले फर्स्ट क्लास कैसी है। तो लेकिन हमें उम्मीद है कि जो साउथ अफ्रीका, यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा ट्रबल होगी साउथ अफ्रीका को यहाँ। मैं इस हवाले से भी बात करता हूँ। अहमद, आप बताइएगा, आप टीम को देखकर आपकी क्या राय है? बिल्कुल, आपने खुद ही अपने इंट्रो में बोला है, साहिबजादा फरहान की बात की है। क्रिकेट आगे को मूव कर रही है। अगर आप इंग्लैंड को देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि किस स्ट्राइक रेट से खेला जाता है। तो मैं सरप्राइज हूँ बहुत ज्यादा साहिबजादा फरहान का नाम ना देख के। एक वाहिद तो प्लेयर है जो प्लेयर लग रहा है, जिसको खेलना आता है और जिसकी 4 डे क्रिकेट में उसने पूरा ग्राइंड खाया हुआ है। उसके 4 डे के स्टैट्स बहुत जबरदस्त हैं। एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या सिलेक्टर्स क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि जो T20 में परफॉर्मेंस करता है उसको हर जगह घुमा फिरा देते हैं, और दूसरी तरफ एक बच्चा इंडिया के खिलाफ 3 मैचों में परफॉर्मेंस किया है, वाहिद प्लेयर लगा है, और उसके बाद डोमेस्टिक में 4 डे के अंदर भी उसके जबरदस्त स्टैट है। उसका नाम ना देख के मैं बहुत सरप्राइज हुआ हूँ। और दूसरी तरफ अगर आप बात करेंगे आसिफ अफरीदी की, देखिए अच्छे बॉलर है, एक्सपीरियंस बॉलर है। वापडा में मैंने उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया है, बॉलिंग करनी आती है। लेकिन सवाल वही पैदा होता है कि अभी तक कहाँ थे? 39 साल 40 साल की उम्र के अंदर अगर वो खेल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके पास और कोई नहीं है। नहीं तो जिस तरह आपने पहले इनको नहीं खिलाया था, आपने तो अभी भी इनको नहीं खिलाना था। लेकिन मसला यही है कि डेवलप्ड कोई नहीं है, अपना काम सही तरीके से नहीं हुआ है। और दूसरा शाहजेब भाई, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे बताएं कि जो लड़के T20 खेल रहे थे, चले वो तो ठीक है, दूसरे लड़के जिनकी फॉर्म ऑलरेडी है नहीं और वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे, मुझे ये बताइए कि 4 डे क्रिकेट हो रही थी, ये कैंप ज्यादा जरूरी है? प्लीज राशिद भाई भी मुझे उसका जवाब दे दें। या ये जो मैचेस चल रहे थे, उन प्लेयर्स को वो मैचेस खेलने चाहिए थे जो हो रहे हैं? राशिद भाई अगर प्लीज अगर आप मुझे जवाब दे सके इस चीज का। राशिद साहब, इस बात का भी जवाब दीजिएगा, और ये भी कि जो अब इस वक्त टीम को देख के ऐसा लग रहा है वही बहुत ही स्पिनिंग विकेट होगी, 3-3 दिन वाले टेस्ट मैच होंगे, बैटिंग के लिए कुछ नहीं होगा, यही लग रहा है? जी, टर्निंग ट्रैक होगी, ऐसे ही लग रहा है। बहुत सारे स्पिनर्स हैं हमारे पास, और 2 तो हमारे बड़ी उम्दा बॉलर हैं। सबने देखा साजिद एंड नोमान 40 में थे, 38 आउट किए थे उन्होंने लास्ट टाइम। जहाँ तक डोमेस्टिक की बात है, हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी हो रही थी, वो ग्रेड 2 है, इसमें तो मोस्ट ऑफ द प्लेयर ग्रेड 1 वाले प्लेयर हैं। तो हो सकता है कि इसी वजह से, क्योंकि फैसल अकरम का मैं देख ही रहा था, तो ग्रेड 2 में उन्होंने परफॉर्मेंस दी हुई है, अभी आउट किए हुए उन्होंने, और अफरीदी ने भी, फैसल ने भी यहीं पे आउट किए हुए, तो मैं यहाँ से उनको लिया है। जिस तरह से उन्होंने फैसल, आसिफ अफरीदी ने 5 मैच में 33 आउट किए हुए, फैसल अकरम ने 4 मैच में 28 आउट किए हुए। तो ये खेल रहे थे, ये अभी खेल रहे थे, एक मुल्तान से खेल रहे थे, एक पाटा से खेल रहे थे। लेकिन बाकी जो प्लेयर्स हैं वो ग्रेड 1 के रीजन के हैं, शायद इस वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। इसके बाद ग्रेड 1 होगी, आपकी डिपार्टमेंट की होगी, तो उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन थोड़ा वेट कर रहे थे कि आगे जाके हमारा पहले 2 टेस्ट मैचेज हैं जो कि टेस्ट चैंपियनशिप के हैं, और ये हमें चांस लग रहा है कि यहाँ से हम दोनों मैच जीतना जरूरी है पाकिस्तान के लिए, और आगे अपनी प्लानिंग करें, अपने प्लेयर्स को फर्स्ट क्लास में डालें जिनको खिलाना चाहते हैं। शाहजादा फरहान ने 23-24 के सीजन में 1000 रन किए हुए हैं, उन्होंने काफी रन किए हुए हैं। कामरान गुलाम ने रन किए हुए हैं, उनको हमने ड्रॉप कर दिया था, अब दोबारा आए हैं वो, तो इसमें मिल रहा है इन लोगों को। लेकिन जो अहमद ने बात की शाहजादा फरहान की, वो अच्छी चॉइस हो सकते थे। और अहमद, आप समझते हैं क्योंकि हम होम पर भी हारने लगे थे, उसके बाद ये टर्निंग विकेट्स बनाना, और टेस्ट मैचेस में हमने देखा साजिद नोमान का कॉम्बिनेशन जबरदस्त, इसी फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ा जाए, ठीक है? जी, बेस्ट तरीका यही है। आपका स्पिनिंग ट्रैक होने चाहिए, 3, 3.5, 4 दिन के अंदर मैच खत्म होना चाहिए। आपके पास स्पिनर्स आ रहे हैं, अब होपफुली इनफ टाइम था शाहजेब भाई, हमें पता लग गया था कि हमारी स्ट्रेटजी क्या है, हमारी पूरी टेस्ट टीम को पता है कि स्ट्रेटजी क्या है। होपफुली स्पिन पे काम किया होगा ऑफ सीजन के अंदर, रिवर्स स्वीप पे सीखी होंगी, स्वीप मारना सीखा होगा स्पिनर्स में। तो आई थिंक यही हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए और यही हमारी इस टाइम पे स्ट्रेंथ है। आई हैव सीन लॉट ऑफ कैप्टन्स एज वेल, और पाकिस्तान के कप्तान भी गुजरे हुए हैं, सारे कप्तान करंट टीम के थे भी। तो ग्रेड 2 भी हो रही होती थी, तो वो मैच प्रैक्टिस लेने के लिए वो खेलते थे, उनको शौक था, उनका दिल करता था क्रिकेट खेलने का। उनको पता था कि मैच जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर ली जाए, जो मैच प्रैक्टिस होती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और इसी प्रैक्टिस से क्या आपको प्रेशर हैंडल करना आता है,
जितना ज्यादा 4 डे क्रिकेट खेलते हैं, अभी क्या हुआ है भारत के खिलाफ, प्रेशर हैंडलिंग का ही मसला है ना, तो वो आप 4 डे क्रिकेट खेलते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, तो वो आपको प्रेशर हैंडल करना आता है और आपकी मैच प्रैक्टिस होती है। लेकिन ये शौक की बात है शाहजेब भाई कि किसको कितना शौक है। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हुकूमती इत्तेहादियों में इख्तलाफात सामने आ रहे हैं और पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के आमने सामने हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि मेरा पानी है, मेरा पैसा है, मेरी मर्जी है। पंजाब अगर अपने हक के लिए नहरें निकालना चाहता है तो आपको तकलीफ क्यों होती? मेरा पानी है, मेरा पैसा है, मेरा सारा कुछ है, आपको क्या तकलीफ है? पंजाब अगर अपने हक का, अपने सूबे के पानी के लिए नहरें निकालना चाहे तो आपको तकलीफ क्यों हो जाती है? मैं नहीं चाहती कि पंजाब किसी को कहे कि अल्लाह का वास्ता है हमारे सैलाब आ गया, हमें कुछ दे दो। क्यों दे दें? जब इंसान के अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा होता है तो वो करके दिखाता है, काम खुद बोलता है, काम खुद नजर आता है। और इसके जवाब में पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरुज़्ज़मा कायरा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब की ज़बान, अल्फाज और लहजा बिल्कुल मुनासिब नहीं। सिंध से भी ऐसा जवाब आया तो क्या होगा? आप ये कहें कि मैं किसी को बोलने नहीं दूंगी, जबान बंद कर दूंगी, हाथ तोड़ दूंगी, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और जो लहजा है वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है, आपके शाया निशान नहीं है। वो गालिब ने कहा था ना कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। और कौन है जिसको ये गुफ्तगू का अंदाज नहीं आता? हम इसको अपनी यादों से महव करना चाहते हैं। इस मुल्क में पहले भी पंजाब के ऊपर नारे लगे थे, हम तो आज तक उस नैरो नेशनलिज्म से जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके जवाब में अगर सिंध से भी इसी तरह की आवाजें उठे तो क्या बनेगा? तो मेहरबानी करें, तहम्मुल से हुक्मरान जो होते हैं उन्होंने बातें सुननी होती हैं। अपोजिशन का काम उस पर तनकीद करना होता है। हमने सवाल उठाए, आप कहें जी आपके सवाल दुरुस्त नहीं है, उसका जवाब ये है और जो हम कर रहे हैं वो ठीक है। फिर हम लोगों के सामने चले जाएंगे, जी हमारा ख्याल ये है, उनका ख्याल आप देख रहे हैं। यही तरीका जमहूरियत का होगा ना, कि या हम जबानें बंद करके बैठ जाएं, हम पंजाब छोड़ के, बाकी सब लोग पंजाब छोड़ के चले जाएं। आपको हुकूमत दी गई है, आप हुकूमत कीजिए, लेकिन बाकियों के हक को तो खत्म करने की कोशिश ना कीजिए। ना कोई कर सका, ना कोई डिक्टेटर कर सका, और हमें बिल्कुल तवक्को नहीं है। और आप एक बड़ी जमात की लीडर हैं, आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं, और आपके अल्फाज फेडरेशन को बांधने के लिए होने चाहिए, मजबूत करने के लिए होने चाहिए। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तकरीरों पर पीपल्स पार्टी के एतराज़ात और अपोजिशन बेंचों पर बैठने की धमकी के बाद आज दोनों जमातों के रहनुमाओं की स्पीकर चैम्बर में मुलाकात हुई है। स्पीकर एजाज सादिक के चैम्बर में होने वाली मुलाकात में नून लीग के राना सनाउल्लाह, तारिक फजल चौधरी, आदम रज़ीक तारड़ और पीपल्स पार्टी की जानिब से नवेद कमर और एजाज जाखरानी शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक मुलाकात के दौरान मामलात को अफाम तफहीम से हल करने पर इत्तफाक किया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने वज़ीर आला पंजाब के बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और नून लीग के रहनुमाओं ने यकीन दिलाया कि आइंदा एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से इज्तनाब किया जाएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।